हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। एक नई लेक्चर सीरीज़ के साथ स्टार्ट करते हैं जिसमें यूनिट फर्स्ट रहेगी रिगार्डिंग द इकोसिस्टम, जिसमें जितने भी टॉपिक्स जो कवर्ड करेंगे हम यूनिट वन में वो रहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, फूड चेन एंड फूड वेब, aquatic and terrestrial ecosystem, carbon, nitrogen, sulfur, phosphorus cycles, about global warming, causes of global warming, effects of global warming, processes involved in global warming and greenhouse effects, and about the ozone layer depletion. तो सबसे पहले इकोसिस्टम में बात करते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंटरेक्शन, जिससे एक पूरा का पूरा एनवायरनमेंट बनता है, उसे हम इकोसिस्टम कहेंगे। इकोसिस्टम में आप देख रहे हैं लिविंग प्लांट्स, लिविंग में क्या आएंगे आपके प्लांट्स रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि कुछ जैसे बैक्टीरिया, फंजाई या छोटे छोटे ऐसे कीट जिन्हें आप नेक्ड आईज से यानी कि अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। देन नॉन लिविंग में आप देख सकते हैं कि आपका वाटर रहेगा नॉन लिविंग में, देन एयर, सॉइल, एयर आपकी नॉन लिविंग में रहेगी, सॉइल जो आपकी मिट्टी है वो नॉन लिविंग में रहेगी, वाटर आपका नॉन लिविंग जो कंपोनेंट है इकोसिस्टम का उसमें रहेगा, देन सनलाइट एंड टेम्परेचर। ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं जिन्हें हम नॉन लिविंग कहते हैं वो एक इकोसिस्टम का पार्ट बनाएंगे, यानी कि एक एनवायरनमेंट को कंप्लीट करेंगे। देन लिविंग में मैंने बताया प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जब इन सब की एक इंटरेक्शन होगी, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब इंटरेक्शन होगी तो उससे एक एनवायरनमेंट बनता है, एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट बनेगा। तो इंटरेक्शन क्या होगी कि जब प्लांट्स जो हैं, यानी कि जो ये प्लांट्स हैं ये अब्जॉर्ब करेंगे वाटर को और सनलाइट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट्स जो है वो लिविंग बीइंग्स हैं और सनलाइट और वाटर जो है वो नॉन लिविंग बीइंग्स हैं। तो जब ये लिविंग बीइंग्स यानी कि प्लांट्स यूज़ करेंगे वाटर और सनलाइट को तो उसे हम एक इंटरेक्शन कहेंगे। उसी तरह से इंटरेक्शन का क्या मतलब हुआ, दूसरे और वर्ड्स में मैं बता दूँ कि जैसे जो एनिमल्स हैं वो फीड करेंगे, यानी कि वो प्लांट्स और अदर एनिमल्स के ऊपर या फिर अदर प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए निर्भर रहेंगे, तो वो भी एक प्रकार की इंटरेक्शन हुई। या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैं बैक्टीरिया और फंगस कह रही हूँ, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ब्रेक डाउन करेंगे किसी भी डेड एनिमल और प्लांट्स की, यानी कि जब ये प्लांट्स जो हैं जिंदा नहीं रहेंगे, यानी कि प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर देंगे और कोई भी एनिमल है जब वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा यानी कि डेड हो जाएंगे, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी मैं बात कर रही हूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो इंटरेक्ट करेंगे इनके साथ, यानी कि डेड और डिकेड एनिमल और प्लांट पार्ट के ऊपर और उनके ऊपर फीड करेंगे। तो ये भी एक प्रकार की इंटरेक्शन होती है। देन जो वाटर है और एयर है वो वाटर एयर ये दोनों बहुत ही एसेंशियल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है या रिसोर्स कह सकते हैं आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो इसे हम इंटरेक्शन कहेंगे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच की। जैसे इकोसिस्टम्स में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी। इकोसिस्टम में आपके फॉरेस्ट यानी कि जितने भी प्रकार के जंगल हैं या ओशियंस हैं, डेजर्ट्स एरिया है, सूखा जहाँ पड़ता है या रेगिस्तान है, उस तरह के एरियाज़ को आप एक इकोसिस्टम का नाम दे सकते हैं। देन
इकोसिस्टम में मैंने आपको बताया इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट। तो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंटरेक्शन किस तरह से होती है वो मैंने आपको बताया पिक्चर में, एंड देन वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि वो स्ट्रक्चरली एक और फंक्शनली फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर और फंक्शनली फॉर्म में एनवायरनमेंट को बना रहे हैं, तो इसे हम इकोसिस्टम कहेंगे। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो इकोसिस्टम जो है एक चेन है इंटरेक्शंस की बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिजम्स, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट, उनके बीच की इंटरेक्शन को भी आप इकोसिस्टम कहेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मैंने आपको बताया क्या क्या रहते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इकोसिस्टम में क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व रहेंगे, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। तो एबायोटिक फैक्टर्स में आपके आएंगे एयर, सनलाइट, सॉइल और मैनी अदर फैक्टर्स जो कि नॉन लिविंग रहते हैं, तो उसे हम एबायोटिक फैक्टर कहेंगे, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर और सॉइल, एयर या फिर विंड, हवा जिसे आप कहते हैं, इन्हें हम एबायोटिक फैक्टर्स कहेंगे। दूसरा बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, इन्हें हम कहेंगे एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स कंज्यूमर्स में आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स। तो वन बाय वन मैं इन सब के बारे में बात करूंगी। तो बायोटिक फैक्टर्स क्या हुए आपके, इसका मतलब बायोटिक फैक्टर्स हुए लिविंग कंपोनेंट्स। ये एक इकोसिस्टम है, उसके लिविंग कंपोनेंट्स हैं जिनमें प्रोड्यूसर आ रहे हैं, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स आ रहे हैं, जो कि अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब मैं बायोटिक फैक्टर्स की बात कर रही हूँ, जैसे कि ये लिविंग कंपोनेंट्स हैं किसी भी एक इकोसिस्टम के, जो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और अपने एनवायरनमेंट के साथ। तो इनमें फैक्टर्स में प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट शेप बनाते हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स इकोसिस्टम की। तो टाइप्स हैं, ये बायोटिक फैक्टर्स के टाइप्स हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जैसे प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो अपना फूड खुद बना रहे हैं, अपना भोजन खुद बना रहे हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गई, या कुछ इस तरह के बैक्टीरिया हो गए जो अपना जो फूड है वो फोटोसिंथेसिस से बना रहे हैं। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट्स जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंज्यूम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेंगे, वाटर जो है प्लांट्स सॉइल के थ्रू लेंगे, और सनलाइट यानी कि सूरज की एनर्जी में अपने जो फूड है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इस प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहेंगे या प्रोड्यूसर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। देन कंज्यूमर्स, सेकेंड आता है आपका कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को आप कहते हैं हेटेरोट्रोप्स। हेटेरोट्रोप्स में आपके आएंगे एनिमल्स, देन फंगस, देयर आफ्टर कुछ इस तरह के बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो आपके कंज्यूमर्स में आते हैं, जो अपनी एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं बाय कंज्यूमिंग अनदर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कंज्यूमर्स जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करेंगे और अपनी एनर्जी को बनाएंगे सरवाइव करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे कंज्यूमर्स। देन डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, जो डेड मटेरियल यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ये डेड हो गया है,
यहाँ पे आप ये डेड प्लांट है, डिके हो गया है यानी कि रॉटन हो गया है, तो कुछ इस तरह के डिकम्पोजर्स आएंगे यानी कि कोई फंगस आएगी, कोई बैक्टीरिया होगा या कुछ इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होंगे जो इस ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन करेंगे जो पहले लिविंग था। अब ये डेड है, प्लांट का जो प्रोडक्ट है वो डेड है, तो उसके ऊपर फीड करेंगे और रिलीज करेंगे न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करेंगे। न्यूट्रिएंट्स जो हैं जैसे कि आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करेंगे जब यहाँ पे फीड करेंगे, डेड और डिकेड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे। तो रिलीज करेंगे एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और ये एनर्जी अगेन कहाँ जाएगी? इकोसिस्टम में। तो ये एक इंटरेक्शन बता रही हूँ कि बायोटिक कंपोनेंट्स भी अपने सराउंडिंग ऑर्गेनिजम्स के साथ या अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। देन उसी तरह से कंज्यूमर्स में प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स रहते हैं। हर्बीवोर्स, देन अबाउट द प्राइमरी कार्निवोर्स। तो हर्बीवोर्स मतलब कि इस तरह के बायोटिक फैक्टर्स या इस तरह के कंज्यूमर्स जो कि एनिमल्स रहते हैं, जो कि प्लांट और ओनली प्लांट बेस्ड मटेरियल पे फीड करेंगे, जैसे कि जो भी पौधे रहेंगे जो गल सड़ जाएंगे उनके ऊपर फीड करेंगे, तो उन्हें हम हर्बीवोर्स कहेंगे यानी कि प्राइमरी हर्बीवोर्स कहेंगे, जो केवल प्लांट बेस्ड मटेरियल पे फीड कर रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इकोसिस्टम का। देन जैसे हर्बीवोर्स की अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स में, तो इंसेक्ट्स आएंगे आपके हर्बीवोर्स में, जैसे कुछ बटरफ्लाइज रहती हैं, कैटरपिलर्स, बी वगैरह, बम्बल बी हो गया, इस तरह की बीज जो हैं वो आपके हर्बीवोर्स आते हैं। देन कुछ बर्ड्स हैं जैसे पैरट हो गया, स्पैरो हो गई, वो सिर्फ प्लांट और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट पे फीड करते हैं, वो किसी भी एनिमल के डेड पार्ट पे फीड नहीं करेंगे या किसी भी एनिमल पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो उन्हें हम कहेंगे प्राइमरी हर्बीवोर्स। देन बात करते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स के बारे में। प्राइमरी कार्निवोर्स जो हैं वो इस प्रकार के आपके ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जिन्हें हम कंज्यूमर्स कहेंगे, हैं वो भी कंज्यूमर्स ही, बट वो फीड करेंगे हर्बीवोर्स के ऊपर, यानी कि वो इन एनिमल्स पे फीड करेंगे जिन्हें मैंने जैसे बर्ड्स बताया आपको, रेप्टाइल्स बताए, लेजर्ड्स हो गई, तो एंड कुछ इस प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो केवल प्लांट और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट पे ही फीड कर रहे हैं, तो उन्हें हम प्राइमरी कार्निवोर्स कहते हैं। जो कंज्यूमर्स जो हैं या जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी के ऊपर फीड कर रहे हैं उन्हें हम प्राइमरी कार्निवोर्स कहते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम को बैलेंस करने का। देन नेक्स्ट बात करते हैं टर्शरी यानी कि सेकेंडरी कार्निवोर्स। सेकेंडरी कार्निवोर्स जो हैं वो फीड करेंगे प्राइमरी कार्निवोर्स के ऊपर। प्राइमरी कार्निवोर्स में आपके क्या क्या रहते हैं, जैसे कि प्राइमरी कार्निवोर्स में आपके आएंगे लॉयन, टाइगर, लेपर्ड्स, इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इस तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम प्राइमरी कार्निवोर्स कहेंगे। देन सेकेंडरी कार्निवोर्स कहेंगे जो प्राइमरी के ऊपर फीड कर रहे हैं, उन्हें हम सेकेंडरी कार्निवोर्स कहेंगे। जैसे कि स्नेक्स हो गया आपका, स्नेक्स क्या है वो फीड कर सकते हैं रैट के ऊपर, जैसे कि आपके फॉक्सेस हो गई, लोमड़ी जिसे हम कहते हैं, वो फीड कर सकते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स के ऊपर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर, जिन्हें हम प्राइमरी कार्निवोर्स कह रहे हैं। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बीच का जो रिलेशनशिप है, जिसे आप इंटरेक्शन भी कह सकते हैं, वो एक इकोसिस्टम को बना रहा है। देन स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में क्या आता है कि दोनों बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो आपस में कंबाइन करके या इंटरेक्ट करके एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं एनवायरनमेंट में। देन क्लाइमेटिक कंडीशंस में जैसे मैंने जो एबायोटिक कंपोनेंट्स रहते हैं वो आपके टेम्परेचर है, रेनफॉल है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जिसे हम आर्द्रता कहते हैं, वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को बनाते हैं।
तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं इकोसिस्टम का। देन इकोसिस्टम में जो आप जिसे आप परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं, उसमें मैंने बताया कि कुछ शाकाहारी होंगे, कुछ परभक्षी होंगे, कुछ सर्वाहारी होंगे, यानी कि शाकाहारी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो डील कर रहे हैं इकोलॉजी के साथ, इकोसिस्टम के साथ, तो एक एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहे हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में जैसे मैंने बताया लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और न्यूट्रिशन और बायोटिक कंपोनेंट्स को ऑटोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स और सेप्रोफाइट्स में जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। देन ऑटोट्रोप्स की बात करते हैं कि ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं। ऑटोट्रोप्स जैसे मैंने बताया प्रोड्यूसर्स, सेल्फ प्रोड्यूसर, जो अपना खाना, अपना भोजन खुद बना सकते हैं। और भोजन कैसे बना रहे हैं प्लांट्स? अपना फोटोसिंथेसिस से। और फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहे हैं प्लांट्स जो है, एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करेंगे और ऑक्सीजन को कैसे प्रोड्यूस करेंगे? वो है जब एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और वाटर जो है आपका सॉइल से लेंगे जहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं प्लांट्स, और सनलाइट की एनर्जी की प्रेजेंस में अपने जो प्लांट्स हैं वो भोजन बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्हें प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं या ऑटोट्रोप्स भी कह सकते हैं। ऑटो का मतलब है स्वयं जो अपना खाना बना सकते हैं। जैसे कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रोप्स भी आप कह सकते हैं, जो अदर ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं अपने फूड के लिए। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स मैंने बता दिया, जो आपके फीड करेंगे ऑटोट्रोप्स के ऊपर, जिसमें इंसेक्ट, माइस, ये एग्जांपल्स हैं आपके, काऊ, हॉर्सेस, बटरफ्लाइज, डियर, काओ, रैबिट, एलिफेंट, ज़ेब्रा, इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ गए आपके बियर, बर्ड्स, फिशेस, स्पाइडर्स, स्नेक्स। देन टर्शरी कंज्यूमर्स में ऐसे एनिमल्स जो अदर एनिमल्स को कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम कर सकते हैं, उन्हें हम टर्शरी कंज्यूमर्स कहेंगे। यानी कि ये अपना जो भोजन, अपनी जो एनर्जी है वो सेकेंडरी कंज्यूमर से ले रहे हैं, तो इन्हें हम टर्शरी कंज्यूमर्स कहते हैं। देन डीकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स हुए फंगस और बैक्टीरिया। डिकम्पोजर का मतलब है जो डिकम्पोज कर रहे हैं, मतलब कि जितने भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसे डिकम्पोज कर रहे हैं, उसे मैश डाउन कर रहे हैं, और अपना जो एक फूड है वो ले रहे हैं, वहाँ से नरिशमेंट ले रहे हैं, सो दैट कि उनकी भी ग्रोथ हो सके। जैसे फंगस और बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी जब वो डेड पार्ट पे फीड करेंगे। सेप्रोफाइट्स उन्हें ही कहते हैं जो डेड पार्ट रहता है। देन वो न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करेंगे इकोसिस्टम में, यानी कि जो कि प्लांट्स के द्वारा यूज़ किए जा सकते हैं, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करेंगे और एक साइकिल बनाएंगे जिसे हम रिसाइकलिंग कहते हैं। देन एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे एयर, लाइट, सॉइल, मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, न्यूट्रिएंट्स, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, विंड, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सारे के सारे फैक्टर्स एबायोटिक कंपोनेंट्स में रहते हैं। तो यहाँ एक पिक्चोरियल फॉर्म में मैं बता दूँ एबायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बहुत सारे मिनरल्स। प्रोड्यूसर्स जो प्लांट्स हैं, जो यानी कि जो सोलर एनर्जी, सन से एनर्जी को ले रहे हैं और अपना जो खाना है वो खुद बना रहे हैं, यानी कि अपना भोजन खुद बना रहे हैं। डिकम्पोजर्स जैसे कि फंगस और बैक्टीरिया, वो ये डेड पार्ट है, यानी कि कोई भी खराब पार्ट है जो कि प्लांट का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, उसके ऊपर फीड कर रहे हैं। देन जो कंज्यूमर्स हैं उनमें हर्बीवोर्स आते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स और सेकेंडरी कार्निवोर्स रहते हैं। देन ये उन सब की इंटरेक्शन है जो एनवायरनमेंट को बना रहे हैं। अब बात करते हैं कि फूड चेन क्या होता है। फूड चेन को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना है, यानी कि एक ऐसी सीरीज, ऑर्गेनिजम्स की ऐसी सीरीज जो अदर ऑर्गेनिजम्स पे फीड कर रहे हैं, हर एक लेवल पे, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, कैसे वो एनर्जी को ले रहे हैं,
कैसे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो उसे हम फूड चेन कहेंगे। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि एक सीरीज़ रहती है, यानी कि फूड चेन क्या है, फूड चेन एक सीरीज़ है ऑर्गेनिजम्स की। ये सारे के सारे क्या है, आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, फाइनल कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स। ये के सारे कंपोनेंट्स हैं फूड चेन के, और एक सीरीज़ है ऑर्गेनिजम्स की जो एक दूसरे के ऊपर फीड कर रहे हैं एक सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, जैसे प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, टर्शरी कार्निवोर्स, देन डीकम्पोजर्स, सेप्रीफाइट्स, ये एक ट्रॉपिक्स कहते हैं इन सबको हम। तो इसे हम फूड चेन कहते हैं, यानी कि ये सारे कंपोनेंट्स हैं फूड चेन के। प्रोड्यूसर्स भी कंपोनेंट है फूड चेन का, प्राइमरी कंज्यूमर्स जिन्हें हम हर्बीवोर्स कह रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिन्हें हम कार्निवोर्स कह रहे हैं, यानी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फीड कर रहे हैं, देन टर्शरी कंज्यूमर्स, देन डीकम्पोजर्स। अब वन बाय वन मैं फूड चेन के इन सारे कंपोनेंट्स को एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। प्रोड्यूसर्स जिन्हें हम ऑटोट्रोप्स कह रहे हैं, प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स जो अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस से। देन प्राइमरी कंज्यूमर्स जिन्हें कि हम हर्बीवोर्स कहते हैं, यानी कि जो प्लांट्स के ऊपर और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स पे फीड करेंगे। इनमें ऐसे ही आपका ग्रास ऊपर है, या फिर आपके रैबिट्स आ सकते हैं, और कुछ इस तरह के इंसेक्ट्स जो सिर्फ केवल और केवल प्लांट्स पे ही फीड करते हैं। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आपके बर्ड्स आ गए, कुछ फ्रॉग्स, स्नेक्स, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपके इन पे फीड करेंगे, यानी इन ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फीड करेंगे। देन टर्शरी कंज्यूमर, जैसे स्नेक्स की बात करते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ईट करेंगे उन्हें हम कहेंगे टर्शरी कंज्यूमर्स। देन फाइनल कंज्यूमर्स यानी कि एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फीड करेंगे आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर और टर्शरी कंज्यूमर्स के ऊपर। जैसे इनमें लोइन भी आ सकता है, टाइगर्स भी हो सकते हैं, बियर, ये आपका जिसे आप ईगल, ईल के नाम से भी जानते हैं, ये है। तो ये आपके फीड करेंगे इन सब के ऊपर। देन डीकम्पोजर जो होगा वो सारे के सारा, यानी कि इसका डेड ऑर्गेनिज्म, ये डेड ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे जब डेड हो जाएंगे तो उसके ऊपर डीकम्पोजर्स फीड करेंगे। क्या है, फंगस यानी कि कोई भी मशरूम हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकता है, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो केवल डेड और डिकेड पार्ट पे ही फीड कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे फूड चेन का एक पार्ट है। देन एग्जाम्पल, मतलब कि एक फूड चेन का अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो ग्रास है, ग्रास जो है प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड कर रहे हैं रैबिट या फिर आपका ग्रास हॉपर। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आपके आ गए बर्ड्स या फिर कुछ फॉक्सेस। देन टर्शरी कंज्यूमर्स में आपके आ गया स्नेक्स, लॉयंस। देन ये फाइनल कंज्यूमर्स हैं जो इन सबको ईट कर सकते हैं, यानी कि इन सब के ऊपर फीड कर सकते हैं। देन डिकम्पोजर्स में आपके आ गए बैक्टीरिया जो सारे के सारे डेड पार्ट पे फीड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ही कुछ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग हो रही है हर एक लेवल पे, तो उसे हम फूड चेन कहेंगे। तो सिंपल टर्म में बात करते हैं फूड चेन के बारे में। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, यानी कि सूरज ही एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है जिसकी वजह से फूड चेन जो है वो स्टार्ट होती है। यानी कि सन जो है, सन की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना भोजन बनाएंगे बाय यूजिंग द एनर्जी, और उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है फोटोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी में एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, और इसकी वजह से फ्लो होता है एनर्जी का एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में और प्रेडेटर से और डिट्रीवोर से, यानी कि जितने भी मैंने आपको लेवल बताया, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स, ठीक है, उनके बीच एनर्जी का फ्लो हो रहा है। देन सेप्रोफाइट्स जो कि जितने भी डेड और डिकेड पार्ट रहेगा उनके ऊपर फीड कर रहे हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं, वो भी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग कर रहे हैं इस पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में, इस पूरे के पूरे फूड चेन में। देन इसे हम कहेंगे फूड चेन। रिड्यूसर्स क्या होते हैं, जो सारे के सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। देन आफ्टर गेनिंग द एनर्जी द रिड्यूसर्स लिबरेट्स द मॉलिक्यूल टू द एनवायरनमेंट विच कैन बी यूटिलाइज्ड अगेन बाय द प्रोड्यूसर्स, यानी कि एनर्जी को ऑब्टेन करके एक
एनर्जी को ऑब्टेन करेंगे और न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करेंगे एनवायरनमेंट में, सिंपल टर्म्स में, तो उसे हम कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे एक रिड्यूसर्स। एक अनदर टर्म है रिड्यूसर्स। आफ्टर प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, डेट्रीवोर्स, सेप्रोफाइट्स के बाद आते हैं रिड्यूसर्स। सो दिस इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन। जैसे कि फूड चेन में आपके ग्रासेस के ऊपर फीड करेगा ग्रास के ऊपर फीड करेगा फ्रॉग के ऊपर फीड करेंगे स्नेक्स, जिन्हें टर्शियरी कंज्यूमर कहते हैं। देन ईगल, जिसे कि हम बाज कहते हैं, उन्हें हम फाइनल कंज्यूमर कहेंगे। देन डिकम्पोजर, जो सब के ऊपर फीड कर सकते हैं, यानी कि इन सब के डेड और डिकेड पार्ट पे फीड करेंगे, उन्हें हम फंगस, बैक्टीरिया कहेंगे और डिकम्पोजर्स कहेंगे, या सेप्रोफाइट्स भी कह सकते हैं। देन ये आपका एक इकोलॉजिकल पिरामिड बनाता है। जितनी भी फूड चेन रहती हैं वो एक इकोलॉजी को शो करेंगी। एक इसका मतलब ये है कि एक इकोसिस्टम को बैलेंस कर रही है फूड चेन। देन बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करती है फूड चेन। देन अबाउट द फूड वेब। अब फूड वेब और फूड चेन दो अलग अलग डिफरेंट टर्म्स हैं। तो फूड वेब जो है एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है फूड चेन का, यानी कि फूड चेन एक सिंगल टर्म है, एक सिंगल फिनोमिना है, और फूड वेब है जो है वो मल्टीपल फूड चेन्स की एक नेटवर्किंग है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग है फूड चेन की, जो क्या दर्शाता है, फीडिंग रिलेशनशिप दर्शाता है डिफरेंट स्पीशीज के बीच किसी भी इकोसिस्टम के। तो मल्टीपल फूड चेन्स जो है एक जब इंटरकनेक्ट होंगी आपस में तो वो एक फूड वेब का फॉर्मेशन करेंगी। देन कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, जब स्पीशीज जो है वो मल्टीपल रोल प्ले करेंगी तो उसे हम फूड वेब का नाम देते हैं। तो फूड वेब में भी आपके इसी तरह के जो कंपोनेंट्स हैं वो रहते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स एंड ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स जो है एक नेक्स्ट लेवल का कंपोनेंट है फूड वेब में। ऐसे ऑर्गेनिजम्स ओमनीवोर्स जो कि ईट कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को के ऊपर फीड कर सकते हैं या उन्हें भी कंज्यूम कर सकते हैं, उन्हें हम ओमनीवोर्स कहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फूड वेब क्या है? फूड वेब में आपका सन आएगा। सन जो है अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, यानी कि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग प्रोसेसेस हैं वो एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं, जो कि सन है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैपेबल रहती हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने में और अपने प्रेडेशन के लिए। देन जितने भी सेल और टिश्यूज रहेंगे वहाँ पे, जो जैसे प्लांट्स का कोई भी सेल और टिश्यू है उसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी की नीड रहती है, तो वो एनर्जी जो है प्लांट्स सन से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसे हम एक फूड वेब में इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग फूड वेब की होगी कहाँ से? सन से। देन अबाउट द प्लांट्स कैसे कैप्चर करेंगे सोलर एनर्जी को और किस तरह से यूटिलाइज करेंगे फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए और अपना जो भोजन है उसे बनाने के लिए। देन फूड वेब जो है एक इंटरकनेक्शन है, जैसे मैंने बताया डिफरेंट वेब फूड सीरीज का या फूड चेन्स का एक इंटरकनेक्शन है, जिसमें बहुत सारे सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स रहते हैं, लार्ज नंबर की फीडिंग साइकिल्स रहेंगी, जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच की जो रिलेशनशिप है या उनकी फूड चेन है उन्हें दर्शाती है एक डिफरेंट बायोटिक कम्युनिटी के अंदर। बात करते हैं सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स के बारे में, जो कि प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स के ऊपर रैबिट फीड कर रहा है, ठीक है। एक फूड चेन जो है जिसे मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगी, जैसे रैबिट है वो ग्रीन प्लांट्स पे फीड करेगा। रैबिट के ऊपर जो है वो फीड कर सकते हैं आपके वाइल्ड कैट एंड आपका आउल, जो माउस और रैबिट पे फीड कर सकता है, यानी कि 2 साइकिल्स होगी आपकी ये। देन उसके बाद स्नेक्स फीड कर सकते हैं रैबिट्स के ऊपर। देन स्नेक्स के ऊपर
जो है काइट फीड करेंगे। काइट को कौन खाएगा? लोइन खाएगा। लोइन के ऊपर कौन फीड कर सकते हैं? जैकाल। एंड देन जो है गोट। गोट एक प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी यानी कि जो प्रोड्यूसर्स पे फीड कर सकते हैं। तो गोट को कौन खाएगा? लोइन। तो इस तरह से लोइन भी जो है वो गोट को ईट कर सकता है, लोइन जो है वो काइट्स को ईट कर सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क है अलग अलग फूड चेन का, तो इसे हम फूड वेब का नाम देते हैं। देन अबाउट द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम में आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो इको का मतलब है पार्ट ऑफ वर्ल्ड, सिस्टम का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग यूनिट्स, यानी कि एक कम्प्लेक्स नेटवर्क है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट्स हों चाहे वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हों, जो अपने और एक दूसरे के ऊपर फीड कर रहे हैं न्यूट्रिएंट के रिसाइकलिंग के लिए, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए या एनर्जी के फ्लो के लिए। सो इसे हम इकोसिस्टम कहेंगे। इकोसिस्टम में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंटरेक्ट करेंगे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। और इकोसिस्टम में अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल और लैंड इकोसिस्टम की, एक्वाटिक और वाटर इकोसिस्टम की। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो एक्वाटिक का मतलब है वाटर। वाटर यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी के अंदर सरवाइव कर रहे हैं और एक इकोसिस्टम मेंटेन कर रहे हैं वहाँ पर, तो उसे हम कहेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम। यानी कि जैसे फ्रेश वाटर हो गया आपका या मैरिन एनवायरनमेंट है, तो इस तरह के इकोसिस्टम जो है जहाँ पे डाइवर्स रेंज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं सिर्फ पानी के अंदर ही सरवाइव कर रहे हैं, वहीं पर अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर रहे हैं, जैसे कि फूड चेन हो गया, अपना शेल्टर वहीं पे रहना, रिप्रोडक्शन, अनदर अपने तरह के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, और भी जितनी उनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इसे हम एक्वाटिक इकोसिस्टम कहेंगे। यानी कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में इंटरेक्शन होगी ऑर्गेनिजम्स की एक दूसरे के साथ, पर केवल वाटर के एनवायरनमेंट में ही, यानी कि वहीं से वो अपने न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर को लेंगे। तो इसे हम एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम में एग्जाम्पल आएंगे फ्रेश वाटर, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, ओशियंस, स्ट्रीम्स, वेटलैंड्स वगैरह। देन एक्वाटिक सिस्टम क्या है? एक्वाटिक इकोसिस्टम एक हैबिटेट है जहाँ पर केवल वाटर डिपेंडेंट लिविंग स्पीशीज जो हैं वो सरवाइव कर रही हैं, जो पानी के ऊपर निर्भर हैं वही स्पीशीज सरवाइव कर रही हैं। पानी के ऊपर कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट्स, कुछ माइक्रोब्स सरवाइव कर सकते हैं, तो उन्हें हम एक्वाटिक इकोसिस्टम कहेंगे। जैसे कि फिशेस जो हैं वो वाटर के अंदर सरवाइव करती हैं, कुछ ऐसे प्लांट पार्ट्स जैसे कि लोटस या पानी में उगने वाले पौधे, देन कुछ एनिमल्स जैसे कि सी हॉर्स जो हैं जो पानी के अंदर सरवाइव करता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ इस प्रकार के फंगस और बैक्टीरिया जो केवल पानी में सरवाइव कर सकते हैं, वो एक एक्वाटिक इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। देन एक्वाटिक इकोसिस्टम में आपके जैसे मैंने एग्जांपल दिए, फ्रेश वाटर में आपके स्ट्रीम्स, झरने, नदियाँ या कुछ पॉन्ड, पूल, वेटलैंड्स आते हैं। मैरिन इकोसिस्टम में मोस्टली फिशेस, व्हेल्स वगैरह रहती हैं। देन एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी एक है, तो ये एक इकोसिस्टम ही जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटरी एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो एक सिंपल टर्म्स में अगर बता दें तो कम्युनिटी है एक प्लांट्स और एनिमल्स की जो प्राइमरली डिपेंड रहेंगे केवल और केवल वाटर के ऊपर, तो उसे हम कहेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी मैरिन इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दो तरह के इकोसिस्टम इन्वॉल्व रहते हैं। देन बात करते हैं लोटिक इकोसिस्टम के बारे में और लेंटिक इकोसिस्टम में। लोटिक इकोसिस्टम जो रहेगा वहाँ पर फ्लो ऑफ वाटर यूनिडायरेक्शनल वे में रहेगा, जैसे कि रिवर और स्ट्रीम्स में। और
लेंटिक इकोसिस्टम में स्टैंडिंग वाटर रहता है। स्टैंडिंग वाटर में हैबिटेट बनाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और कुछ ऑर्गेनिजम्स, तो उसे हम लेंटिक यानी कि स्टैग्नेंट, खड़ा हुआ वाटर जो है। और देन लोटिक मीन कि फ्लोइंग वाटर, एक यूनिडायरेक्शनल वे में जो फ्लो कर रहा है वाटर, तो वो एक लोटिक इकोसिस्टम रहता है। देन इस तरह के एनवायरनमेंट में बहुत सारे इंसेक्ट्स और बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो सरवाइव करती हैं और डिपेंड होती हैं पानी के ऊपर। देन वर्ड लेंटिक में मेनली स्टेशनरी यानी कि जो पानी स्टिल वाटर है, खड़ा हुआ वाटर है, जिसे हम स्टेशनरी वाटर कहते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उस वाटरी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, स्टेशनरी वाटरी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उसे हम लेंटिक इकोसिस्टम कहेंगे। तो इसमें आपके कुछ मैमल्स रहते हैं, कुछ रिवर डॉल्फिन्स हैं, वो आपके लोटिक इकोसिस्टम का पार्ट हैं। देन एल्गी, क्रैब्स, फ्रॉग्स, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं या इस तरह के एनिमल्स जो हैं वो लेंटिक इकोसिस्टम का पार्ट बनाते हैं। देन बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में। टेरेस्ट्रियल का मतलब है लैंड, लैंड के ऊपर या ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पर सॉइल और वाटर के ऊपर प्लांट्स, प्लांट पार्ट्स, एनिमल्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे हैं, यानी कि वो लैंड के ऊपर सिचुएटेड हैं और एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे पानी भी है और आपका सॉइल भी है, तो उसे हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल आइलैंड, जैसे कि जो जहाँ पर वाटर और आपका जो सॉइल है वो भी प्रेजेंट रहती है। कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट्स जैसे कि जहाँ पर बर्फ़ पाई जाती है, सॉइल रहती है, इवन वहाँ पे वाटर जो है वो आपका बर्फ़ की फॉर्म में रहेगा। तो उस प्रकार के जो एनवायरनमेंट है, हैबिटेट है, जैसे हम कह रहे हैं हैबिटेट कह रहे हैं, वहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो इसे हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहेंगे। इसे हम एक्वाटिक इकोसिस्टम से डिफरेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पानी को कम इम्पॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू द एक्वाटिक इकोसिस्टम, जहाँ पर वाटर से ही रिलेटेड हैबिटेट रहेगा लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। देन ये कुछ एग्जाम्पल है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, जैसे कि यहाँ पे लैंड है और वाटर जो है वो इसके नीचे हो सकता है, यानी कि पानी जो है ज़मीन के नीचे हो सकता है, तो ये ऑर्गेनिज्म जो है पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स की अगर बात करें। देन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपके यहाँ पे वाटर है, तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपके मेजरली लैंड के ऊपर भी सर्वाइव करते हैं। तो ये पूरी तरह से वाटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए हम इसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कह रहे हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो फैक्टर्स रहेंगे वो मेजरली टेम्परेचर, सॉइल, प्रेसिपिटेशन, जैसे कि हम रेनफॉल कहते हैं, या लाइट, देन लाइट, इस तरह के जो फैक्टर्स हैं उन्हें रिसीव करेंगे। और ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वाटर का लॉस करेंगे, यानी कि उनकी बॉडी से वाटर का लॉस होगा इवेपोरेशन की फॉर्म में, और एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अपने आप को अडेप्ट करेंगे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में लगभग अर्थ का जो है 28.26% एरिया ऑक्युपाई रहता है। तो मेजरली जो अर्थ का जो सरफेस है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन साइकिल के बारे में, यानी कि कार्बन साइकिल क्या है और क्यों हम बात कर रहे हैं कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन की एक्सचेंज होगी एटमॉस्फेयर में, ओशियंस में, लैंड में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, यानी कि कार्बन एक इंटीग्रल पार्ट है हर एक लाइफ का ऑन दिस अर्थ। कौन कौन सी लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ? एटमॉस्फेयर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि एक वाइटल प्रोसेस है कार्बन का, जो सपोर्ट करती है अर्थ को, रेगुलेट करती है प्लांट के टेम्परेचर को, और इवन इस प्लेनेट अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट कर रहा है, उसे हम कार्बन साइकिल कहेंगे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है कार्बन साइकिल का फोटोसिंथेसिस, यानी कि
कार्बन साइकिल में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होंगे, तो सबसे पहला स्टेप अगर पहले बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, प्लांट्स, एल्गी और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे एटमॉस्फेयर से और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे एनवायरनमेंट में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन ये सबसे पहला स्टेप हुआ। देन सेकेंडरी स्टेप क्या होगा, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या होगा, जिसमें प्लांट्स या कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली थ्रू द रिस्पायरेशन प्रोसेस। यानी कि जब प्लांट्स जो हैं और एनिमल्स, उनकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड अकोमुलेट हो जाएगी तो वो एक प्रोसेस, रिस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर में, जिसे हम रेस्पायरेशन कहते हैं। देन थर्ड स्टेप है, आफ्टर द डेथ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स द कार्बन इज रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि डिकम्पोजिशन। जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन करेंगे डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर को और रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में, तो उसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन। तो थर्ड स्टेप है, जो इस स्टेप की मैं बात कर रही हूँ वो है डिकम्पोजिशन। ये वाला स्टेप आपका आता है रेस्पायरेशन और ये स्टेप है फोटोसिंथेसिस। तो डिकम्पोजिशन में क्या हुआ, डेथ हो गई प्लांट्स और एनिमल्स की, तो उनकी डेथ के बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेथ और डिकेड पार्ट पे फीड कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो वहाँ से रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। अब क्या होगा कि कुछ कार्बन जो है वो रिलीज नहीं होगी एटमॉस्फेयर में और इवेंचुअली वो फॉसिल फ्यूल्स में जो है वो अकोमुलेट हो जाएगी और फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्मेशन करेगी। जैसे कि मिलियन ऑफ ईयर्स में, ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स मतलब कि उनके जो प्रोडक्ट हैं, जो बचे हुए प्लांट्स के, एनिमल्स और प्लांट्स के पार्ट हैं और एनिमल्स के पार्ट्स हैं, वो एज सच ही कन्वर्ट हो जाएंगे फॉसल फ्यूल्स में, जैसे कि कोयला, ऑयल या किसी प्रकार की नेचुरल गैस में। तो उसे हम कहेंगे फॉसल फ्यूल फॉर्मेशन, जब कार्बन जो है पूरी तरह से रिलीज नहीं होगी एटमॉस्फेयर में। तो आफ्टर दैट क्या होगा, जो फॉसिल फ्यूल, ये फोर्थ स्टेप था फॉसिल फ्यूल फॉर्मेशन का। फॉसिल फ्यूल फॉर्मेशन के बाद होगा फॉसिल फ्यूल्स की कंजप्शन, यानी कि कुछ मैन मेड एक्टिविटी, क्योंकि हम क्या करते हैं, कोयले का यूज़ करते हैं या फिर कुछ ऐसी गैसेस का यूज़ करेंगे जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। तो उन गैसेस से जो होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, यानी कि जो कार्बन होगी, वो पंप बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, तो उसे हम कहेंगे फॉसिल फ्यूल कंजप्शन। ये स्टेप है फॉसिल फ्यूल कंजप्शन का। तो बात करते हैं एक पिक्चोरियल फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। देन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलाइजेशन सबसे पहले ऑर्गेनिक ग्रीन प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में की जाएगी। देन सेकेंड स्टेप, जो कि मैंने रिस्पायरेशन बताया, रिस्पायरेशन में कैसे आपके जो एनिमल और प्लांट पार्ट्स हैं वो उनकी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज बैक होगी एटमॉस्फेयर में, यानी कि किस तरह से रिस्पायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाएगी। देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि रिस्पायरेशन के थ्रू ही कुछ ऐसे प्लांट्स हैं या आपके एनिमल्स रहेंगे जो रिस्पायर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। देन उसके बाद आपका डिकम्पोजिशन आएगी। डिकम्पोजिशन में जितने भी डेड मैटर रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फीड करेंगे डेड और डिकेड पार्ट पे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो फीड कर रहे हैं एंड देन वो क्या कर रहे हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। देन कार्बन इन द फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल में कुछ कार्बन जो है वो फ्यूल्स में फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन में हो जाएगी अकोमुलेट। तो कुछ जैसे कि
में ये स्टेप क्या कब होगा, मिलियन आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद, जब प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं वो कन्वर्ट होंगे फॉसिल फ्यूल में। और जब इन रिमेन्स की कंबशन की जाएगी, यानी कि इन्हें जब जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन रिलीज बैक होगी एटमॉस्फेयर में, तो इसे हम फॉसिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। कार्बन का अकमुलेशन जब फॉसिल फ्यूल्स में होगी, जब हम कार्बन को फॉसिल फ्यूल्स से रिलीज बैक करेंगे वो प्रोसेस होगा कंबशन। तो इस तरह से अगेन जो कार्बन है पूरी तरह से अकमुलेट हो जाएगी ओशियंस में, और जैसे वाटर के साथ एक्ट करेगी, कार्बोनिक एसिड बना सकती है, या फिर कार्बन जो है वो ओशियन, सॉइल या कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी स्टोर हो सकती है। सो दिस इज अबाउट द कार्बन साइकिल। सो कार्बन जो है एक लाइफ की यानी कि सपोर्ट कर रही है लाइफ को, एनर्जी को प्रोवाइड कर रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोवाइड कर रही है जो कि नेसेसरी है लाइफ के लिए, और अर्थ के इन टोटल अर्थ के जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट कर रहा है और एक इकोसिस्टम का बैलेंस कर रहा है। यानी कि कार्बन की साइकिलिंग जो है वो इकोसिस्टम का बैलेंस कर रही है बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फॉर द प्लांट्स। सो फर्स्ट यूनिट में हम कार्बन साइकिल तक हमने आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया, कार्बन साइकिल तक। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम नाइट्रोजन साइकिल से स्टार्ट करेंगे जो कि यूनिट फर्स्ट का ही पार्ट रहेगा। थैंक यू एवरीवन।